हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। कल हम कर रहे थे डेफिनेशंस। तो हमने इंक्वायरी तक की डेफिनेशंस कर ली थी। उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन वो क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लोज एल। तो इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अब इस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Investigation includes all the proceedings under the Sanhita for the collection of evidence. तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका पर्पस क्या होगा? टू कलेक्ट द एविडेंस। अब इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कौन करेगा? तो कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। सो फर्स्टली पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है, और बाय एनी पर्सन हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो दो लोग कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट, फर्स्टली पुलिस ऑफिसर और दूसरा जिसको मैजिस्ट्रेट ने एम्पावर करा है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए। मतलब कि वो इंसान अदर देन पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। इस दूसरे पर्सन का पुलिस ऑफिसर होना रिक्वायर्ड नहीं है। अब इन्होंने इसमें क्या लिख दिया, बाय एनी पर्सन के ब्रैकेट में अदर देन अ मैजिस्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का काम क्या है? इंक्वायरी करना। तो हमने ऊपर वाली जो डेफिनेशन है इंक्वायरी की उसमें देखा था कि जो इंक्वायरी होगी वो हमेशा कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के थ्रू होगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी आइदर बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला कि जो इंक्वायरी है वो हमेशा कोर्ट और मैजिस्ट्रेट ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो MCQ ना ये एक्चुअली पूछा जाता है कि क्या जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है? तो नो, बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है उसमें एक्सप्रेस बार लगाई गई है कि मैजिस्ट्रेट कंडक्ट नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। ये डेफिनेशन जो है वो ये एक्सप्लेनेशन CRPC में नहीं थी, तो इसको जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी हमने ऐड किया है। देख लेते हैं इसमें क्या है कि वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट शेल प्रिवेल। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो BNSS है ये एक जनरल लॉ है। अब हमारे पास स्पेशल लॉज भी हैं, जैसे कि NDPS एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया। तो वो क्या है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि कई बार इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज वेल एज विद द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट। तो जहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी होगी मतलब दोनों में डिफरेंस होगा कि दोनों की प्रोविजंस को हम एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेशल एक्ट है वो प्रिवेल करेगा ओवर BNSS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्पेशल एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न या जो प्रोसीजर दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे इंस्टेड ऑफ द प्रोसीजर गिवन बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके। हाउएवर अगर दोनों में इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, दोनों साथ में चल सकते हैं, तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, दोनों की हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। दिस इज़ ओनली इन द केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ये इसका कीवर्ड है, बिकॉज ओनली इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर दिस संहिता, ओके। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होगी जिसमें हम या तो एविडेंस ले रहे हैं या एविडेंस ले सकते हैं, और वो एविडेंस किस तरह लिया जाएगा? ये एविडेंस ऑन ओथ लिया जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये डेफिनेशन। हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं, लोकल जुरिस्डिक्शन। तो इन्होंने बोला लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट means the local area within which such court or magistrate may exercise all or any of its powers under the Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as state government may by notification specify। तो किसी भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के रिलेशन में लोकल जुरिस्डिक्शन वो होगी जिस एरिया में वो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है
और ये जो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है, ये पूरी स्टेट भी हो सकती है कि किसी एक कोर्ट के अंडर पूरी स्टेट आ रही है, या किसी मजिस्ट्रेट के अंडर पूरी स्टेट आ रही है, या अपनी जो स्टेट है उसका कुछ पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये कौन स्पेसिफाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन करेगी। ओके, तो जनरली क्या है, जैसे कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरी स्टेट के ऊपर होती है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन होती है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट स्टेट, बट इट इज़ नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स भी, तो जो हमारे जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास हो गए और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गए, तो उनके जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्चुअली जो हमारे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं जिनको हम CJM बोलते हैं, तो वो डिफ़ाइन करते हैं, और वो डिफ़ाइन करते हैं अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। ओके, तो मैं आपको कभी दिखा दूँगी, जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है ना कि उसमें क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए लुधियाना में बहुत सारे पुलिस स्टेशंस हैं, तो जो लुधियाना के CJM होंगे वो क्या कर देंगे, पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लोकल जुरिस्डिक्शन एम्पावर्ड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि PS कोतवाली की जो जुरिस्डिक्शन है वो इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होगी, और जो PS राबा नगर की है जुरिस्डिक्शन वो दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होगी। तो ऑन दिस बेसिस जो क्रिमिनल केसेस की फंक्शनिंग है वो इस तरह चल जाएगी। ठीक है, सिविल केसेस के जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारी पंजाब में अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट आती है, और उनको जो केसेस को यू नो आगे डिवाइड करना होता है उसका काम सिविल केसेस में करते हैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और क्रिमिनल केसेस की एंट्रस्टमेंट का काम करते हैं CJM। ओके, तो ये होगी हमारी लोकल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन। अब आगे है अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की डेफिनेशन, दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। So it means an offence for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। इसको हमने कल कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ कर लिया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस हो गए जिनमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल केस वो हो गए जिनमें वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नोटिफिकेशन की डेफिनेशन। तो नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ इस संहिता के पर्पज़ के लिए है। हर जगह नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं होगा कि वो ऑफिशियल गैजेट में ही नोटिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस संहिता दिस डेफिनेशन इज़ प्रोवाइडेड। आगे आ गई हमारे पास ऑफेंस की डेफिनेशन। तो ऑफेंस क्या है? तो इट मीन्स एन एक्ट और ओमिशन। तो ये एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकती है। एक्ट क्या है? एक्ट है एक पॉजिटिव चीज़ जो आप कुछ कर रहे हैं। ओमिशन इज़ नेगेटिव थिंग कि आप कुछ नहीं कर रहे, वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, तो ऑफेंस एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है जो कि इज़ मेड पुनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जिसको कि किसी भी लॉ ने पुनिशेबल बनाया है। अब ये लॉ हमारा भारतीय न्याय संहिता भी हो सकता है या कोई स्पेशल और लोकल लॉ भी हो सकता है। तो ऑफेंस वो हर एक्ट और हर ओमिशन होगी जिसको कि किसी लॉ ने पुनिशेबल बना दिया है। ओके, फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या इंक्लूड होती है? Any act in respect of which a complaint may be made under Section 20 of Cattle Trespass Act। तो सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंडर अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो वो भी क्या है? एक ऑफेंस होगा। तो ये जो सेक्शन 20 है ये किससे डील करता है? डील्स विद सीजर ऑफ अ कैटल। ओके, ये डेफिनेशन हमारे पास CRPC में भी इसी तरह थी और यहाँ भी इस तरह ही है। फिर आ गया हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन। सो इट इंक्लूड्स, यहाँ पे इन्होंने मीन्स नहीं दिया, इन्होंने इंक्लूड्स दिया है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होते हैं? जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, मतलब जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं SHO। तो जो SHO होते हैं वो होते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो SHO के अलावा और किसको हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में काउंट करेंगे? इसने सिर्फ इस डेफिनेशन में वो बताया हुआ है। तो it says includes when the officer in charge of police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties।
तो जब जो एसएचओ हैं वो स्टेशन हाउस से एब्सेंट हैं, ठीक है, या वो अनेबल हैं, अपनी किसी इलनेस की वजह से बीमार हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, कोई भी अदर कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ लग जाती हैं, या जैसे किसी भी हमारे जैसे सीएम ने आना हो, पीएम ने आना हो, तो उनके लिए प्रोटेक्शन फोर्सेस गई होती हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, सो दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर दिस रेजिडुअरी क्लॉज। ओके, सो देयर आर 3 रीजंस, या तो वो एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, या वो इल हैं, या वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present। तो जब एसएचओ इन तीनों में से किसी भी रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस स्टेशन हाउस में जो उनके बाद उनसे नीचे के रैंक का ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट है, वो उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, बट वो जो ऑफिसर है वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। मतलब कांस्टेबल कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस संहिता। बट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी और ऑफिसर जो कि वहाँ पर प्रेजेंट है उसको एम्पावर कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इज़ अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। तो मतलब कि जो एसएचओ के रैंक से ऊपर का ऑफिसर है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है, बट कांस्टेबल के नीचे के रैंक के पर्सन को हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ना, जब हम आगे जाकर एफआईआर की प्रोविजंस को उस चैप्टर को डील करेंगे तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ पावर्स हैं जो या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी हुई हैं या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी हुई हैं। तो मैं आपको हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स भी करवाऊँगी टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ द टर्म प्लेस। तो प्लेस में क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? हाउस आ जाएगा, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। ओके, तो जो वेसल है उसकी डेफिनेशन हमारे पास फर्दर भारतीय न्याय संहिता में भी प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 32। तो वेसल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है पुलिस रिपोर्ट। अब जब हमने कंप्लेंट की डेफिनेशन करी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि कंप्लेंट की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि जो पुलिस रिपोर्ट है दैट इज़ नॉट अ कंप्लेंट। तो अब यहाँ पर इन्होंने पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन कर दिया कि एक्चुअल में फिर पुलिस रिपोर्ट क्या है। तो पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193। तो 193 के सब क्लॉज 3 में जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जा रही है बाय द पुलिस ऑफिसर, सिर्फ और सिर्फ उस रिपोर्ट को हम पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। पुलिस बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजती है मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और even during the pendency of the trial also, but all those reports are not called police reports. Only the report that falls within section 19 subclause 3 is said to be a police report. Okay, so this particular section and subclause you have to remember. Next definition that we have is of police station, which says that police station means any post or place declared generally or specially by the state government to be a police station। तो जो पुलिस स्टेशन है वो कोई पोस्ट भी हो सकती है और कोई प्लेस भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एज सच डेजिग्नेट कर दिया है कि ये प्लेस और ये पोस्ट क्या है, पुलिस स्टेशन होगी। एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। कोई लोकल एरिया भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पर स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, तो आपको इन चीज़ों को डिवाइड करके रखना है कि पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन में एक तो मीन्स की डेफिनेशन दी हुई है कि इसका मतलब क्या है, और दूसरी चीज़ दी हुई है कि इट इंक्लूड्स। ये इंक्लूड्स वाला पोर्शन इसका मतलब नहीं है, उसमें वो चीज़ सिर्फ इंक्लूड हो रही है। ठीक है, उसको हम मीनिंग के साथ ऐड कर रहे हैं बस।
अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम कोर्ट में बोलते हैं इन शॉर्ट पीपी। ठीक है, जो हमारे स्टेट केसेस होते हैं, दैट इज स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन, तो उनका जो ट्रायल है दैट इज़ कंडक्टेड बाय द पीपी ओनली। ओके, उसमें जो प्राइवेट काउंसिल होते हैं वो खाली उनको असिस्ट करते हैं, लेकिन जो मेन लीड होती है वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर क्रिमिनल सिस्टम। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। तो जो हमारे संहिता का सेक्शन 18 है उसके अंडर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम अपॉइंट कर रहे हैं वही हमारे संहिता के पर्पज़ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। एंड इंक्लूड्स, अब देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो वही जो कि सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया है, बट इसके अंदर हम किसी और पर्सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो कौन होगा? एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किसी और पर्सन को डायरेक्शन दी है कि तुम मेरे बिहाफ पर ये काम कर लो, तो वो पर्सन भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, बट इस पर्सन का अंडर सेक्शन 18 अपॉइंटमेंट होना रिक्वायर्ड नहीं है। ये पर्सन जिसको एम्पावर करा गया है वो खुद पीपी नहीं है, बट उसको भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मानेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस संहिता। तो ये दोनों चीज़ों आपने ध्यान रखनी है। फिर आ गई हमारे पास डेफिनेशन सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या होगी? मीन्स द सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी काफ़ी सब डिवीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पटियाला। तो पटियाला इज़ अ डिवीज़न कोड। ओके, अब इसकी फर्दर सब डिवीजन्स हैं, जैसे नाभा हो गई, समाना हो गई, राजपुरा हो गई, तो ये सब डिवीजन्स हो गई। तो यहाँ पर जो जुडिशियल हायरार्की होगी हमारे क्रिमिनल कोर्ट के पर्पज़ के लिए वो डिफरेंट होगी, बिकॉज जो हमारे हाईएस्ट डिवीज़न कोर्ट के जज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन जज। ओके, तो ये जो सेशन जज की पोस्ट है ये हमारी डिवीज़न बेंचेस में ही होती है और डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो ये जो सब डिविजन्स हैं यहाँ नहीं होगी। तो ये आपको समझने के लिए जब हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स करेंगे तब समझ आएगा कि ये डेफिनेशन एक्जैक्टली क्यों प्रोवाइड करी गई। फिर आ गई हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन सम्मन्स केस। तो सम्मन केस की डेफिनेशन और जो वारंट केस की डेफिनेशन है इन दोनों को साथ में पढ़ना होगा टू अंडरस्टैंड इट बेटर, बिकॉज सम्मन केस की डेफिनेशन में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सम्मन केस वो केस होगा जो कि किसी ऑफेंस से रिलेट कर रहा है और वो वारंट केस नहीं है। तो अब सम्मन केस को समझने के लिए हमें पहले वारंट केस की डेफिनेशन को समझना होगा। तो पहले हम जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वारंट केस उसी को पढ़ लेते हैं। तो इट मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो वारंट केस वो केस है जिसका जो ऑफेंस है आइदर दैट इज़ पुनिशेबल विद डेथ सेंटेंस और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 2 ईयर्स। तो एक्सीडिंग 2 ईयर इन्होंने लिखा है। तो अगर कोई ऑफेंस 2 ईयर से ज़्यादा पुनिशेबल है, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए है, डेथ के लिए है, वो केस होगा वारंट केस। और जिसकी पुनिशमेंट 2 ईयर्स है या 2 ईयर्स से कम है वो होगा सम्मन्स केस। ओके, फिर हमारी जो लास्ट डेफिनेशन बच गई है वो है हमारे पास 21Y, दैट इज़ ऑफ विक्टिम। तो विक्टिम कौन है? विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड एनी लॉस और इंजरी। वो पर्सन जिसको कोई लॉस हुआ है या उसको कोई इंजरी हुई है। क्यों हुई है? कॉज्ड बाय रीज़न ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। जिसको उसने अक्यूज़ करा है, अक्यूज्ड पर्सन के किसी एक्ट और ओमिशन की वजह से ही उसको लॉस और इंजरी हुई है। एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल लेयर ऑफ सच विक्टिम। तो उस जो विक्टिम का गार्डियन है या लीगल लेयर है वो भी विक्टिम ही काउंट होगा। अब गार्डियन क्यों? मान लीजिए कि कोई माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो उसके केस में जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी वो कौन करेगा? उसका गार्डियन करेगा। तो गार्डियन को भी हमने विक्टिम की डेफिनेशन में कवर किया है। और लीगल लेयर को क्यों किया? अब मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया तो वो बंदा खुद तो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता अक्यूज्ड को, तो उसके जो लीगल लेयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
तो वो क्या होंगे, उनको भी हम विक्टिम ही मानेंगे। अब जिसका मर्डर हो गया उसकी जो फैमिली है वो लीगल ईयर हो जाएंगे, तो वो विक्टिम ही तो है, क्योंकि उनको भी तो लॉस और इंजरी हुई है बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो यहाँ पे एक जो मेजर चेंज आया है सीआरपीसी से बीएनएस में आते आते, कि इन्होंने सीआरपीसी में पहले लिखा होता था कि ये जो अक्यूज्ड पर्सन है ही और शी शुड बी चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, तो उसको चार्ज करना इम्पोर्टेंट था। बट यहाँ पर इन्होंने उस रिक्वायरमेंट को डू अवे कर दिया। तो अब उसका चार्ज अपॉन होना ज़रूरी नहीं है कि उस पर आपने कोई चार्ज लगाया है या नहीं लगाया, बस आपको उसके एक्ट और ओमिशन से कोई लॉस और इंजरी होना चाहिए, तब फिर आप विक्टिम की डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे। ओके, तो हमारी जो डेफिनेशंस थी वो सारी आज ख़त्म हो गई हैं। अभी सीआरपीसी से बीएनएसएस में इन्होंने बाकी सारी डेफिनेशंस को रिटेन किया है, कुछ चेंजेस करे हैं कुछ डेफिनेशंस में, तो वो हमने नोट कर लिए। साथ साथ जो नई डेफिनेशंस आई हैं वो भी हमने साथ में ही नोट कर ली। अब कुछ डेफिनेशंस को डिलीट किया गया है। ओके, तो वो डेफिनेशंस कौन सी हैं? वो डेफिनेशंस वो वाली सारी डेफिनेशंस हैं जिनकी कि अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले सीआरपीसी में हमारे पास होते थे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। ओके, तो उनके रिलेशन में हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफ़ाइन किया हुआ था। तो अब जब हमने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की जो क्लास थी उसी को ख़त्म कर दिया, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफ़ाइन करने का मतलब नहीं था। तो पहली डेफिनेशन हमने जो डिलीट करी वो करी हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया की, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन था, सेक्शन 2 सबसेक्शन के। फिर हमने डेफिनेशन डिलीट करी इंडिया की, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था कि हम लिखते थे कि अप्लाइज़ टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट बन गया है, तो हमने इस डेफिनेशन को भी हटा दिया। फिर इंडिया की डेफिनेशन थी सीआरपीसी में सेक्शन 2 सब क्लोज एफ। थर्ड डेफिनेशन हमने डिलीट करी प्लीडर की, बिकॉज ये जो हमारे लॉज थे सीआरपीसी ये कॉलोनियल लॉज थे। तो प्लीडर की डेफिनेशन में पहले आपने एडवोकेट बैरिस्टर ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ था, बट उसके बाद हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट आ गया था। तो एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग अभी जो भी सारी प्रोसीडिंग्स होंगे और जो पर्सन करेगा कंडक्ट उसको हम खाली एडवोकेट ही कहेंगे। अभी ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रह गई है कि प्लीडर अलग होंगे, बैरिस्टर अलग होंगे, एडवोकेट्स अलग होंगे, तो इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो प्लीडर की डेफिनेशन को भी हमने डिलीट कर दिया, जो कि सीआरपीसी में थी सेक्शन 2 सब क्लोज क्यू। ओके, तो जो फोर्थ डेफिनेशन हमने डिलीट करी वो है प्रेस्क्राइब्ड, जो कि थी अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज टी ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो हमने 4 डेफिनेशंस को डिलीट कर दिया है, कुछ डेफिनेशंस को ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम कल हमारा सेक्शन 3 और 4 करेंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से हमारा चैप्टर 2 से जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस।